नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर भी मौजूद है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद से कई सारे पॉलिटिकल थ्योरीज निकलकर सामने आए हैं। कई कारण उनके इस्तीफे के पीछे बताए जा रहे हैं। हाल फिलहाल में एक पत्रकार ने अपने बयान में ये कहा था कि जगदीप धनखड़ को दरअसल एक बड़े पद पर बैठे मंत्री का फोन आया था और उन्होंने कहा था कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए वरना हम आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। जिसके कुछ ही घंटों बाद जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति से मिलते हैं और वो इस्तीफा दे देते हैं। अब इसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं, वो मंत्री कौन थे, आखिर क्या कारण रही होगी जिसकी वजह से जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्या इसके पीछे बीजेपी की तरफ से कोई दबाव था या फिर बीजेपी और जगदीप धनखड़ के बीच बढ़ते मनमुटाव एक बड़ा कारण था। इसी को विस्तार से समझेंगे। अभिषेक, जिस तरीके से कई पॉलिटिकल थ्योरीज सामने आ रही है बीते कई दिनों से, एक हफ्ता हो गया, लेकिन एक के बाद एक नया मामला सामने आ रहा है, नए थ्योरीज सामने आ रहे हैं कि जगदीप धनखड़ ने आखिर इस्तीफा क्यों दिया है। लेकिन अगर इसके पीछे के कारण समझा जाए तो जिस तरीके से पत्रकार ने ये कहा था कि जो दूरियां है वो धीरे धीरे खाई में तब्दील हो चुकी थी और उसके बाद जो फोन कॉल आया है उसके बाद उनका ये इस्तीफा, क्या ये बीजेपी की तरफ से कोई प्रेशर था या फिर कोई अन्य कारण, कैसे समझे? देखिए श्रावणी, अगर जो दूरियां थी वो खाइयों में तब्दील हुई हैं तो एक तरफ से तो नहीं हुई होगी। ऐसा कौन सा वो बिंदु था जहां पहली बार अगर धनखड़ और सरकार की का टकराव हुआ था या कोई सहमति नहीं बनी थी, तब सरकार ने क्यों कोशिश नहीं की? एक बात आपने कई बार सुनी होगी, कई लोगों के मुंह से इस बात को सुना होगा कि आज की जो बीजेपी है वो एक मतलब जो पहले आरएसएस की सोच हुआ करती थी या फिर संगठन आधारित जो बीजेपी हुआ करती थी, आज वो व्यक्ति आधारित पार्टी है। कल मैं एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार थे भोपाल में, मैं उनके साथ बैठा था। वो लगभग आरएसएस के साथ भी उन्होंने काम किया, उससे पहले उन्होंने राजीव गांधी के साथ भी काम किया। वो तो उस वक्त की बीजेपी को भी जानते हैं और आज की बीजेपी को भी जानते हैं। जिस तरीके से बीजेपी 2014 के बाद बदली है उस तरीके से बीजेपी में कोई परिवर्तन नहीं आया। देखिए, कई चीज समझने वाली यहां है। पहला सवाल तो यही है कि वो कौन बड़े मंत्री थे जिनका फोन आया था। क्या वो गृह मंत्री अमित शाह थे, क्या वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, या वो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू थे, या फिर वो अपने मेघवाल साहब थे? कौन वो मंत्री थे जिन्होंने फोन किया और इस बात को कहा? एक उपराष्ट्रपति को यह बात कहना कोई आसान काम नहीं है कि या तो आप इस्तीफा दे दीजिए या फिर हम आपके खिलाफ नो मोशन लेकर आएंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएंगे उस उपराष्ट्रपति के खिलाफ जिस उपराष्ट्रपति के खिलाफ जब पिछली बार अभी सदन शुरू हुआ था तब विपक्ष महाअभियोग लाने की तैयारी कर रहा था। प्रस्ताव पर 50 से ज्यादा सांसदों के सिग्नेचर करवा दिए गए थे। जो विपक्ष लगातार धनखड़ पर इस बात को लेकर हमलावर रहता था कि आप सत्ता पक्ष को बोलने का ज्यादा मौका देते हैं और विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देते हैं। जो विपक्ष सदन के बाहर खड़ा होकर मिमिक्री कर रहा था धनखड़ साहब की और उसके बाद राहुल गांधी उसका वीडियो बना रहे थे, उसके करीब, जैसा कहा गया है उसमें पत्रकार के द्वारा, कि विपक्ष के करीब लगातार चले जा रहे थे। ऐसा क्या हुआ था? देखिए, यहां समझने वाली बात यह है कि भारत में जो संवैधानिक पद हैं उसमें पहले नंबर पर राष्ट्रपति आते हैं, दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति आते हैं, तीसरे नंबर पर आपके प्रधानमंत्री आते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स हुआ है उसमें ये उल्टा हो जाता है। तीसरे नंबर वाले जो प्रधानमंत्री हैं वो पहले नंबर पर आ जाते हैं, पहले नंबर वाली जो राष्ट्रपति हैं वो दूसरे नंबर पर चले जाते हैं और जो उपराष्ट्रपति हैं वो तीसरे नंबर पर आ जाते हैं। लेकिन अगर पद की गरिमा को देखें तो राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का नंबर आता है, उसके बाद प्रधानमंत्री का नंबर आता है। ऐसी कोई सुविधाएं उपराष्ट्रपति को नहीं दी जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि इस तरीके का सम्मान उपराष्ट्रपति को नहीं दिया जाता था। बीजेपी ने, अब एक बात देखिए, कानून के बहुत लंबे जानकार 89 में वकालत का कार्यकाल शुरू किया और 89 में शुरू किया और 90 में उन्हें राजस्थान हाई कोर्ट में वरिष्ठ वकील बना दिया जाता है। उसके बाद से लगातार अधिवक्ता रहे, सरकार के लिए भी बहुत सारे केस लड़े, बहुत सारे हाई प्रोफाइल केस भी लड़े। फिर 2003 में वो बीजेपी में आते हैं। उससे पहले सबसे पहले सांसद चुने गए जनता दल से, फिर कांग्रेस पार्टी में आए, हालांकि वहां जीत नसीब नहीं हुई। 2003 में वो फिर से बीजेपी में आए। लगभग 22 साल का बीजेपी में करियर था। आपने उन्हें पश्चिम बंगाल जैसे राज्य का गवर्नर बनाते हैं अब 2019 में। उसके बाद आप 2022 में 11 अगस्त में
उपराष्ट्रपति बनाते हैं तो आप उनके ऊपर विश्वास रखते हैं, तभी उन्हें उपराष्ट्रपति जैसा पद आप देते हैं। क्योंकि भाई उपराष्ट्रपति जब बनता है तो वो राज्यसभा का सभापति ऑटोमेटिकली बन जाता है। इस बार भी जब 2024 का चुनाव हुआ और अल्पमत की सरकार आई, गठबंधन हुआ जेडीयू के साथ, टीडीपी के साथ, तब उस सरकार को वो चला रहे थे लगभग 1 साल से, वहां सदन में वो मैनेज कर रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा वो ट्रिगर पॉइंट था जहां आकर धनखड़ को ये लगा। अब ये तर्क देते हैं बीजेपी की तरफ से कि जब लोकसभा में जस्टिस यशवंत वर्मा के महाभियोग के लिए प्रस्ताव पेश कर दिया गया था, उसमें विपक्ष के भी सिग्नेचर थे, सत्ता पक्ष के भी सिग्नेचर थे, लगभग 147 सांसदों के उसमें सिग्नेचर थे। उसके बावजूद राज्यसभा में उसे क्यों एक्सेप्ट किया गया प्रस्ताव को, और यह भी कहा गया कि उसमें सिर्फ विपक्ष के ही नेताओं के सिग्नेचर थे। तो भाई इस बात का ध्यान तो संसदीय कार्य मंत्री जो है उन्हें ध्यान रखना चाहिए ना, कि अगर कोई प्रस्ताव राज्यसभा और लोकसभा दोनों में आना है तो पहले लोकसभा में अगर आ गया तो बाद में राज्यसभा में वो आएगा। तो उस पर सत्ता पक्ष के सांसदों के सिग्नेचर अगर हुए हैं या नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए हैं। अगर धनखड़ पर जिस तरीके का ये लोग आरोप लगाते हैं कि वो सत्ता पक्ष विपक्ष के लगातार करीब जा रहे थे, तो क्यों जा रहे थे। जो इंसान 22 साल से आपके साथ था, जिसे आपने गवर्नर बनाया, जिसे आपने उपराष्ट्रपति बनाया, उसके साथ ऐसा क्या हुआ। तो जो शुरुआत में मैंने कहा कि आज की जो बीजेपी है वो व्यक्ति आधारित बीजेपी हो गई है, और जिस तरीके से गुजरात लॉबी का आप जिक्र सुनती होंगी बार बार, उस गुजरात लॉबी के इर्द गिर्द आकर वो पार्टी शुरू होती है, उस गुजरात लॉबी से, और उस गुजरात लॉबी पर ही खत्म हो जाती है। क्या आपने इस सरकार से पहले कभी ये सुना था कि आरएसएस और बीजेपी के बीच मतभेद हैं? अगर हैं तो क्या खुलकर वो मतभेद सड़क पर आए हैं? क्या खुलकर इस बारे में संघ प्रमुख ने कभी बोला है? क्या खुलकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते हुए आपने देखा इस सरकार से पहले, या फिर कहें कि पिछले 2 साल से पहले, कि संघ से बड़ी बीजेपी हो गई है? आपने नहीं सुना होगा। ये अति आत्मविश्वास 2024 में भारी पड़ा बीजेपी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लग रहा था कि सिर्फ उन्हीं का एकमात्र चेहरा ऐसा चेहरा है जो वोट दिला सकता है। हालांकि जब आप काम नहीं करेंगे जनता के लिए तो वो चेहरा भी कभी कभी काम नहीं आता। 2024 में आपने वो देखा। संघ के साथ भी आपका टकराव चल रहा है, मतलब जिस संघ से जन्म हुआ बीजेपी का, मतलब एक पिता से एक पुत्र की अगर लड़ाई चल रही है, या फिर इतनी गहरी खाई वहां हो गई है कि दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत भी करना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। इसमें गलती सिर्फ धनखड़ की नहीं है। बिल्कुल अभिषेक, और इसके साथ ही क्योंकि गलतियों का जिक्र किया जा रहा है, कई मौकों पर ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर यह कहा जाता है कि जगदीप धनखड़ ने सरकार के सामने कई बार अनवांटेड डिमांड्स भी रखे हैं। चाहे बात उनकी तस्वीर की जाए तो कहते हैं कि राष्ट्रपति भवन में उन्होंने ये मांग की थी कि राष्ट्रपति की तस्वीर के साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री की भी तस्वीर लगती है, उन्होंने कहा था कि उनकी तस्वीर को भी वहां पर जगह दी जाए, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया था। इसके साथ ही उन्होंने मर्सिडीज बेंज के काफिले की भी उन्होंने डिमांड की थी। तो आप ये सारे कई ऐसे डिमांड्स थे जो उनकी तरफ से रखे जा रहे थे, और बीजेपी कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों से परेशान थी। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि आखिरी समय में जो बैठकों का दौर था, बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ को मनाने की काफी कोशिश की गई थी। जब उन्होंने अपना रवैया नहीं बदला, उसके बाद बीजेपी ने यह सख्त रुख अपनाया है। देखिए, मनाने की बात जो है, आप एक उपराष्ट्र अगर नाराजगी, मतलब अगर मनाने गए थे तो मतलब आप पहली बात तो इस बात को मान रहे हैं कि धनखड़ साहब नाराज थे। नाराज थे, उसका जिक्र मैंने अभी किया कि ट्रिगर पॉइंट क्या था वो बताने की जरूरत है। आपने मर्सिडीज बेंज की बात की, क्या मतलब मर्सिडीज बेंज की इतनी ज्यादा औकात है या कीमत है कि 5-7 करोड़ रुपए की गाड़ी एक उपराष्ट्रपति को नहीं दी जा सकती? क्या इस बात को पूर्व उपराष्ट्रपति ने खुद आकर कहा है कि मैंने मर्सिडीज बेंज मांगी थी और सरकार ने नहीं दी? बीजेपी की तरफ से कहा गया है ना। अब ये बीजेपी की तरफ से फॉल्स नैरेटिव है या फिर उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है? क्या आपने कभी इससे पहले भी इस बात को सुना था कि जगदीप धनखड़ की तरफ से ऐसी कोई डिमांड है? और रही बात के जो कार्यालय हैं वहां सिर्फ राष्ट्रपति की और प्रधानमंत्री की तस्वीरें लगती हैं, तो अगर ऐसा था, हालांकि उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल इस तरीके की बात नहीं कही गई, लेकिन 1% अगर हम मान ले श्रावणी के ऐसा था, तो अभी जो ऑर्डर मैंने आपको बताया, सबसे पहले कौन आता है इस देश में? राष्ट्रपति। वहां राष्ट्रपति की तस्वीर है। उसके बाद कौन आता है? उपराष्ट्रपति। उसके बाद कौन आता है? प्रधानमंत्री। अगर ऐसी मांग की भी गई थी तो गलत क्या था इसमें? बिल्कुल भाई, अगर आप संवैधानिकता के हिसाब से देखें तो प्रधानमंत्री के ऊपर वो पद आता है, उपराष्ट्रपति का पद। अगर आपको इतनी दिक्कत है तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो खत्म कर दीजिए। जिस तरीके से आपने लोकसभा में 3 टर्म हो गए, कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया आज तक, तो कोशिश करके देख लीजिए ऐसा कुछ हो जाए।
तो ये जब तक इन बीजेपी के जो ये दावे हैं, या जो झूठे दावे हैं, इन पर जब तक आकर धनखड़ का कोई बयान नहीं आ जाता, जब तक वो इन बात का खंडन नहीं कर लेते या फिर एक्सेप्ट नहीं कर लेते, तो मुझे लगता है कि इन बातों को मानना थोड़ी सी जल्दबाजी होगा। क्योंकि 22 साल जिस एक पार्टी में आदमी जब रहता है और एक ऐसे पद पर, उपराष्ट्रपति के पद पर जब वो रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत छोटी मोटी सी बात होगी जिसके ऊपर इस तरीके से इस्तीफा दिया गया हो। और प्रधानमंत्री का ट्वीट याद है आपको? स्वास्थ्य हवाला दिया। हाँ, स्वास्थ्य हवाला दिया। जिस दिन इस्तीफा दिया गया उसके अगले दिन उन्होंने ट्वीट किया और सिर्फ ये कहा कि आपने जो सेवाएं दी हैं उनके लिए वो आपने बहुत अच्छा काम किया और आपकी स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, इस तरीके से कर दिया गया। तो ये बात आप ध्यान रखिए। आप एक उपराष्ट्रपति को मनाने के लिए जा रहे हैं, तो उपराष्ट्रपति को मनाने के लिए आप केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को भेजेंगे, अर्जुन राम मेघवाल को भेजेंगे। अगर मनाने के लिए भेजना था तो कम से कम उनके पद की गरिमा तो रखनी थी। उनसे नीचे पद पर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फर्ज नहीं था उन्हें फोन करने के लिए, उनसे पूछने के लिए कि अगर टकराव है तो कहां है? अगर प्रधानमंत्री अपने आप को छोटा महसूस कर रहे थे अपने बड़े पद से बात करने में, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, गृह मंत्री अमित शाह थे, इन लोगों को भेजा जा सकता था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थी। सवाल उठाए गए, जगदीप धनखड़ को किसी भी तरीके का कोई फेयरवेल भी नहीं दिया गया, ना विदाई समारोह उनके लिए आयोजित की गई थी। वो तो इन लोगों ने बता दिया ना कि वो नाराज थे, उन्हें मनाने के लिए गए थे। अब जब नाराज थे तो फेयरवेल क्यों दिया जाता? बिल्कुल। वही सबसे पहले ये क्या हुआ उस दिन, जिस दिन इस्तीफा दिया, वो क्या हुआ? उससे पहली बात, उससे पहले मुझे लगता है ये जानना जरूरी है कि जब पहली बार टकराव की स्थिति आई या फिर किसी भी बात पर दोनों एक मत नहीं हुए, सरकार और उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अगर एक मत नहीं हुए, तो उस वक्त उस चीज को टैकल करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? इन चीजों को इतना ज्यादा खराब होने की नौबत क्यों आई, खराब क्यों होने दिया कि उनसे इस्तीफा मांग लिया गया? आप इस तरीके से लगभग तानाशाही की तरह नहीं कर सकते कि एक उपराष्ट्रपति से आप इस्तीफा मांग ले। वो एक संवैधानिक पद है, दूसरे देश में सब दूसरे नंबर पर वो पद आता है। तो इस तरीके की जो सत्ता आजकल देश में चल रही है, तानाशाही रवैये वाली, वो देश की राजनीति के भविष्य के लिए बेहद खतरनाक होने वाली है। शामिल बिल्कुल अभिषेक, और इसके साथ ही जगदीप धनखड़ की तरफ से एक बयान मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने कहा था कि मैं दबाव में काम नहीं कर सकता हूं, और शायद यही एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। बहरहाल, आप जैसे कि आपने कहा कि आप जब तक उनके तरफ से कोई बयान सामने नहीं आता तो कयास लगाए जाएंगे, कई ऐसे तमाम बातें सामने आएंगी। हम उम्मीद करते हैं कि जगदीप धनखड़ जल्द अपना पक्ष सामने रखे ताकि तस्वीरें साफ हो। फिलहाल आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ।